त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। भूगोल के सामान्य ज्ञान के इस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हुई, ये एक दूसरे के विलोम होती हैं, अर्थात अक्षांश का उल्टा होता है देशांतर और देशांतर का उल्टा होता है अक्षांश। तो इस प्रकार से जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये दोनों प्रकार की रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं, ग्लोब पर ड्रॉ की जाती हैं। तो सबसे पहले यहां पे जानते हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो जो ग्लोब होता है वह पृथ्वी की आकृति का एक छोटा मॉडल होता है और इस पर विभिन्न देशों की वही स्थिति दर्शाई जाती है जो कि धरातल पर वास्तविक रूप से होती है। अर्थात भारत कहां पर स्थित है, वही स्थिति ग्लोब पर भी भारत की होगी। अमेरिका कहां पर है धरातल पर वास्तविक रूप में, वह ग्लोब पर भी वहीं पर स्थित होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ ग्लोब। तो ग्लोब पृथ्वी की आकृति का एक छोटा मॉडल होता है जिस पर विभिन्न देशों की वही स्थिति होती है जो कि धरातल पर उनकी होती है। अब ग्लोब का सारा क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वह विशाल आकार वाली, सारी पृथ्वी को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, एक देश से दूसरे देश को हम नहीं देख सकते हैं। यदि हम विश्व के विभिन्न देशों को देखना है, हमें विभिन्न महासागरों को देखना है, तो उसको हम केवल ग्लोब पर ही देख सकते हैं या फिर मानचित्र पर ही देख सकते हैं। ग्लोब के बाद आता है अक्षांश, क्योंकि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वह ग्लोब पर ही ड्रॉ की जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को कहते हैं कि जो कि ग्लोब पर क्षैतिज रूप में पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं तथा यह रेखाएं पूर्णतया काल्पनिक होती हैं। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची जाती हैं क्षैतिज रूप में, वह कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। इनकी कल्पना की गई है, यह धरातल पर वास्तविक रूप से देखने को नहीं मिलती है। अर्थात पृथ्वी पर वास्तविक रूप से ये रेखाएं नहीं दिखती हैं। तो ये कहां दिखती हैं? ये केवल ग्लोब पर ही दिखती हैं। तो ग्लोब पर इनको कैसे दर्शाया जाएगा? तो इस प्रकार से यहां पे एक ग्लोब ने बना दिया, ठीक है, जो कि क्या बतला रहा है? पृथ्वी के आकार को बतला रहा है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो आकार है, जो आकृति है, जो शेप है, वो कैसा है? गोल है। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। और वो कैसी है इसके बारे में इसी में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से यह हो गया गोलार्ध, पृथ्वी की आकृति का नमूना। अब यहां पर अक्षांश रेखाएं कैसे ड्रॉ की जाएंगी? तो सबसे पहले इस ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची जाएगी, ठीक है, और ये जो रेखा होगी इसका नाम होता है 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। यही क्या होती है? बेस लाइन होती है और इसी को आधार मानकर अन्य अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अब समझिए कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश है इसके उत्तर में, अर्थात ये वाला पूरा जो भूभाग है धरती पर, ठीक है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इस पूरे गोले का आधा भाग जो ऊपर की ओर चला गया उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र पड़ गया इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इसे कहते हैं साउदर्न हेमोस्फीयर और ये हो गया नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। तो इस प्रकार से गोलार्ध कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो यह 0 डिग्री अक्षांश है इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये जो रेखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। अब बात आती है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब पर किस प्रकार से ड्रॉ की जाती हैं। तो इस अक्षांश रेखा अर्थात पृथ्वी के यहाँ पे केंद्र मानकर यहां से क्या करेंगे कि माना कि यहां पर और यहां से दक्षिण की ओर 2 कोण लिए, ठीक है, कि माना कि यह है 20 डिग्री का और ये भी है 20 डिग्री का, ओके।
ठीक है, और यहाँ भी 20 डिग्री का ही कोण लिया जाएगा और इस प्रकार से एक रेखा यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से नीचे भी अगली रेखा क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो विभिन्न कोणों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे 20 डिग्री दिखाया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ग्लोब पर एक एक डिग्री के अंतर पर खींची जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन एक एक के क्रम में खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या असर पड़ेगा इसको जानने से पहले यहां पे देखिए, तो 0 डिग्री से लेकर ये जो उत्तरी गोलार्ध है, तो यहां से ऊपर की तरफ कितने होते हैं, 90 अक्षांश होते हैं, 90 अक्षांश होते हैं, और उसके आगे लिखना पड़ता है n। ठीक है, 90 होते हैं तो डिग्री का चिन्ह भी लगा लेते हैं। और इस रेखा के दक्षिण में भी यहां तक क्या होते हैं, 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश। अब इसके बाद देखिए, यदि हम ग्लोब पर एक एक डिग्री के अंतर पर क्या करेंगे, अक्षांश रेखाओं को खींचेंगे, तो पूरा जो ग्लोब है वह क्या होगा कि 90 यहां और 90 यहां से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाइन से ढक जाएगा। पूरे ग्लोब पर लाइन ही लाइन दिखाई देंगी, और जो वास्तविक रूप से हम उस पर दिखाना चाहते हैं उसको नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए अमूमन क्या होता है कि ग्लोब पर 10 या 5 डिग्री के अंतर पर क्या की जाती हैं, अक्षांश रेखाएं ड्रॉ की जाती हैं। यदि 5 5 के अंतर पर होंगी तो सारी 5, फिर 5 5 5 कम 5 5 10 5 15, और यदि 10 के अंतर पे हैं तो सब में क्या होगा, 10 10 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इस प्रकार से इनको ड्रॉ किया जाता है। अब ये रेखाएं कैसे होती है, हमने कहा क्षैतिज होती हैं। तो देखिए इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं, पड़ी हुई रेखाएं, इस प्रकार की इन रेखाओं को कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या रेखा कहते हैं इनको, क्षैतिज रेखा। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, तो एकदम से लेटी होती हैं। ध्यान रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्षैतिज होती हैं। क्षैतिज मीन्स हो गया पड़ी रेखाओं को, पड़ी रेखाओं को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये तो हमारा हुआ रफ कार्य। ठीक है, अब हम चलते हैं फेयर वर्क पे, कि जो चीजें आपको याद रखनी है ग्लोब पे। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाओं को ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको कलर वाली रेखा दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी के बीचों बीच से या ग्लोब के बीचों बीच से गुजरती है। इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जैसे पहले मैंने बताया। इसको अगला नाम है इसका विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यह भू में पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यह 3 नामों से जानी जाती है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। ओके, अब यहां से चलते हैं 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात n उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होते हैं उन पे लिखा जाता है n, उनको पढ़ा जाता है उत्तरी अक्षांश। और 0 डिग्री से यहां नीचे की तरफ अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होते हैं उनको दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, नंबर वही रहता है। ठीक है, कैसे समझिए। अब देखिए 0 डिग्री से ऊपर जो यहां पर लिखा है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को शब्दों में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये तो अंकों में हो गया 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उसका दूसरा नाम हो गया कर्क रेखा, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं, आगे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगली रेखा देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, या इंग्लिश में कहते हैं उसको आर्कटिक सर्किल। अब यहां पे देखिए अंकों में 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ओके,
अब विषुवत रेखा के दक्षिण में चलते हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। तो नंबर वही है, ठीक है, यहां भी नंबर वही है और यहां भी नंबर वही है। ओके, लेकिन क्या है, उत्तर और दक्षिण का अंतर आता है। तो देखिए, भूमध्य रेखा से 23 सही 1/2 डिग्री, एस लिखा है, एस मीन्स होता है साउथ और एन मीन्स होता है नॉर्थ। तो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये शब्दों में हो गया, ये अंकों में हो गया। इसी प्रकार से 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और उसके बाद देखिए, जो ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, और इसी प्रकार से 90 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो इस प्रकार से 2 गोलार्ध और 2 ध्रुव। ध्रुव कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, एक तो हो गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही हॉट क्या है, टॉपिक है। यहां से हर समय क्या होते हैं, प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अगली बात समझिए कि जो ये भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लोब है ये 2D वाला है, अर्थात इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक तो हम इसको देख रहे हैं लंबाई में, एक फिर चौड़ाई देख रहे हैं। ओके, 3D नहीं है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है गोल है। ठीक है, तो प्रत्येक जो ये लाइन जाती है, ये कैसे जाती है, गोले में जाती है। ठीक है, हमारा हाथ हमारा ये है और ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब के इस प्रकार से जाएगा, तो प्रत्येक जो अक्षांश होता है वो सर्किल में जाता है। तो जो सबसे बड़ा सर्किल होता है पृथ्वी पर, वह होता है विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, सबसे बड़ा जो सर्किल होता है, ये जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है, वो होती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम यहां से उत्तर की ओर बढ़ते हैं या फिर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होने लगती है। ओके, क्योंकि जो पृथ्वी का बीच वाला भाग है वो उभरा हुआ है। ठीक है, कहने करता है वो ज्यादा मोटा है, उसका आकार ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ये नीचे की ओर जाते हैं साउथ में या नॉर्थ में, उसका आकार क्या होता है, घटने लगता है। अगला बिंदु याद रखने लायक है कि जो विषुवत या भूमध्य रेखा होती है, यहां पर सूर्य सीधे चमकता है, साल भर लंबवत चमकता है, और यहां पर ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता है। तो विषुवत रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं, या भूमध्य रेखा पर जितने भी देश स्थित हैं, उन देशों में गर्म जलवायु पाई जाती है। तो वो देश कौन कौन से हो सकते हैं, कि जैसे कांगो हो गया, ठीक है, युगांडा हो गया, सोमालिया हो गया। ठीक है, या इसी प्रकार से हम दक्षिण अमेरिका में देखते हैं कि अमेजन बेसिन। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंडोनेशिया, मालदीव, ये किस पर है, विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा पर दिन और रात जो होते हैं एक ही समान होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, और मौसम कैसा होता है, हमेशा गर्म होता है। यहाँ सर्दी नहीं आती है। ओके, अगली बात, विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, अर्थात यहां से ऊपर की ओर जाने का अर्थ है कि हम जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान घटने लगता है। ठीक है, तापमान क्या होता है, घटने लगता है, गर्मी कम होने लगती है। और जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं, यहाँ जब मेरा पॉइंट लगा रखा है, यहां तापमान 0 पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ उत्तरी जो ध्रुव है उस पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान लगातार घटता है। ओके, या विश्व उत्तर की बात की मैंने, और इसी प्रकार से विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहां से लगातार तापमान घटेगा, अर्थात यहाँ गर्म है तो फिर ठंडा ठंडा ठंडा, और यहां पहुंचेंगे तो एकदम से तापमान 0 पहुंच जाएगा। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है पृथ्वी पर, वो कहाँ है, वो यहाँ साउथ पोल पर स्थित है या दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसका उल्टा देखिए, यदि कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करेगा विषुवत रेखा की ओर, तो यहां से क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा, अर्थात यहां से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहां उसको सबसे ज्यादा गर्म लगेगा। और यहां से भी चलेगा इधर से नीचे की ओर, तो तापमान घटेगा। कहने का अर्थ क्या है, विषुवत रेखा से चाहे नॉर्थ में चलो चाहे साउथ में चलो, तो तापमान क्या होगा, घटेगा, गर्मी घटेगी। ओके, और यदि यहां से ऊपर की ओर चलेंगे, ये यहां से नीचे की ओर चलेंगे, तो तापमान क्या होगा, घटेगा। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं,
इनके बीच कितनी दूरी होती है, क्योंकि अक्षांश 1 2 3 4 5 अक्षांश, तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, कि दो अक्षांश है, ठीक है, एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश हो गया, ठीक है। तो इनकी बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और इसका जो सबसे पहले पता लगाया था उसका नाम है गोरे, ठीक है। किसने लगाया था इसका सबसे पहले पता? गोरे नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इसलिए इन लाइनों को गोरे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला देखिए, ये तो हमने तापमान की बात की। तो जो सूर्य होता है, ये जो कर्क रेखा है, 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकता है और 6 महीने क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या होती है? घूमती है। क्या करती है? घूमती है, जिस कारण से ऋतुएं क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो देखिए, जब सूरज क्या होता है इस कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? गर्मी होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। इसके उल्टा यदि सूर्य क्या होता है मकर रेखा पर सीधा चमकता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है? सर्दी हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जिस भाग में क्या होगा सूर्य सीधे चमकेगा वहां गर्मी, और दूसरे वाले भाग में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाती है? मौसम या ऋतुओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जो हमारा देश है इंडिया, वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जो कर्क रेखा है यह हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कि जैसे कर्क रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कि जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, हम रसिया है, तो पूरा का पूरा ठंडा इलाका है। तो वहां के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। इसी प्रकार से इधर देखते हैं मकर रेखा पर, इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, तो यहाँ के लोग भी क्या होते हैं? गोरे होते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में चले जाते हैं तो वहां के देश के लोग भी कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। गोरे क्यों होते हैं? कि वहां की जलवायु होती है ठंडी। तो वहां ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहां जो होता है, यहां और यहां जो सूरज होता है वह सीधा नहीं चमकता, तिरछा चमकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गर्मी होती है कम प्राप्त, इसलिए यहाँ के लोगों का जो रंग होता है वो गोरा होता है। लेकिन जो विषुवत रेखा के निकटवर्ती देश हैं, जैसे क्या उसका नाम अफ्रीका के देश हैं, ठीक है, कि जहाँ निगर रहते हैं, तो वह धूप के ज्यादा होने के कारण कैसे हो जाते हैं? रंग के काले हो जाते हैं। तो उस प्रकार से कहने का अर्थ है कि जो देश क्या होता है विषुवत रेखा के निकट होते हैं, वहां पर गर्म होने के कारण उन देश के लोगों का जो कलर होता है वो भी कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। अब बात आती है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसे खींची जाती हैं? समांतर खींची जाती है। समांतर होने का अर्थ है कि हमने माना बात यहां से एक रेखा खींची, ठीक है, तो यहां पर और यहां पर माना कि 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है, सपोज दैट, और यहां पर भी आएगा 45 डिग्री। उसके बाद अगली रेखा खींची, ठीक है, और यदि यहां पर आता है 50, तो यहां पर भी होगा 50। तो इन दोनों का जो बीच का अंतर होगा वो कैसा होगा? समान होगा। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? समान होती है। इसलिए जो अक्षांश रेखाएं होती है कैसे होती है? समांतर होती है। ऐसा नहीं है कि एक रेखा चली गई सीधे, ठीक है, और एक रेखा चली गई टेढ़े, ठीक है, तिरछी चली गई। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समान दूरी पर क्या की जाती है? खींची जाती हैं। इसलिए यह रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी संख्या होती कितनी है, ठीक है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, देखिए यहां पर 0 से लेकर और 90 यहां हो गई, ओके, और 0 से लेकर 90 यहां हो गई। तो 90 कितना होता है? 90 प्लस 90 कितना हुआ? 180। और इसमें विषुवत रेखा, क्योंकि 0 जो डिग्री अक्षांश है ये भी एक अक्षांश रेखा है, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, ओके। तो कुल मिलाकर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 होती हैं। अगला देखिए कि ध्रुवों पे जाने पर, यहां पर देखिए 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर अक्षांश रेखाएं क्या हो जाती हैं? बिंदु मात्र रह जाती, ओके। क्योंकि यहां बिंदु हो गया तो बिंदु बिंदु से क्या बनती है? रेखा बनती है। इसको एक साथ मिला रेखा बन गई। लेकिन ये जो बिंदु है
और ये जो बिंदु है इसको अक्षांश रेखा नहीं माने। 1 और 2 इस प्रकार से 181, तो पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, 181 में से 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार से 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगी। कब, कि जब हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है 90-90 डिग्री की, इनको क्या करें, अक्षांश रेखा ना माने, क्योंकि बिंदु मात्र है, रेखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी 179। इसके अलावा जैसे जैसे हम क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, और इसी रेखा से जैसे ही हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में जो अक्षांशों का मान होता है वह बढ़ता है। अक्षांशों का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर चलेंगे 90 डिग्री तक तो इनका मान बढ़ेगा, और इधर से भी चलेंगे तो मान बढ़ेगा। ओके, कैसे बढ़ेगा कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 90, अर्थात अक्षांशों की संख्या बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं मान का बढ़ना। ठीक है, ये दोनों गोलार्धों में होगा। और यदि दक्षिणी ध्रुव से इधर की ओर चलेंगे और इधर की ओर चलेंगे तो अक्षांशों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ 90 होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 601/2 हो गया, हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए आपका 50, ठीक है, और यहाँ आते आते 0 हो जाए। तो ध्रुव से इधर की ओर चलेंगे तो अक्षांशों का मान घटेगा, ठीक है, और इधर से भी चलेंगे तो मान क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से एक बार और बता देते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा तापमान भूमध्य रेखा के आसपास। ओके, और सबसे कम टेम्परेचर आपको मिलेगा माइनस में, वो मिलेगा दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पे, या उसको कहते हैं नॉर्थ पोल पे। ठीक है, तो जो हमारा देश स्थित है वो है कर्क रेखा पर स्थित। तो कर्क रेखा पर हमारा देश नहीं, बहुत सारे देश क्या है, स्थित हैं। भारत भी है तो बांग्लादेश भी है, तो म्यांमार भी है, ओके, मिस्र भी है, तो उधर अमेरिका में मैक्सिको देश भी इसी रेखा के सहारे है। अगली बात इसमें बता देते हैं कि धरती से जो जो रेखाएं गुजर रही हैं, सारी की सारी पृथ्वी पर जहां जहां ये रेखाएं गुजर रही हैं वहां एक ही प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और इसी में आगे बढ़ा देते हैं कि विषुवत रेखा से अर्थात 0 डिग्री अक्षांश से 23 से 1/2 डिग्री अक्षांश के बीच जो जलवायु मिलती है उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में, इन अक्षांशों के बीच यह मिलती है उष्ण जलवायु, जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। ओके, और यहां से लेकर और यहां तक इसके बीच में जो जलवायु मिलती है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं मैं। और यहां से लेकर और यहां तक जो जलवायु मिलती है उसे कहते हैं शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से एक तो हो गया उष्ण कटिबंध, एक हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और एक हो गया शीत कटिबंध। तो इस प्रकार के 3 ताप कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 ताप कटिबंध अर्थात उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध और शीत ताप कटिबंध ये दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं।